वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कैप्टन जी लेसिंग एकेडमी। मैं नीरज बुमरा बायोलॉजी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम यहाँ पे आज बेसिकली 10th के जो क्लास है उसको स्टार्ट कर रहे हैं और इस 10th की क्लास की तरह ही हमने बाकी क्लासेस भी स्टार्ट करी हैं। जिस तरीके से 12th की बोर्ड की क्लास भी स्टार्ट कर दी है ऑनलाइन, 10th की क्लास भी अभी स्टार्ट होगी और ऐसे ही जो एक्चुअल में 12th नीट का जो बैच है वो भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। अब इन सब के पर्पज क्या है कि जो 10th और 12th की, जैसे आप सभी को पता है कि भाई अभी छुट्टियां चल रही हैं, तो कुछ बच्चों ने बहुत लेट से आना स्टार्ट किया था। ठीक है, अब वो लेट से आने की वजह से उन बच्चों के बहुत से चैप्टर मिसिंग रहे, कुछ टॉपिक मिसिंग रह गए। ठीक, हम उस चीज का कोई भी नुकसान आप लोगों को ना हो, इसलिए इन ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आप लोगों को चाहते हैं कि वो चीजें दोबारा से आपके रिवीजन मोड में आए, आप उन चीजों को बहुत अच्छे से कर पाए। जिन्होंने ऑलरेडी करा हुआ है उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि उन सब का बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और जिनके पेंडिंग है उनके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम इस क्लास में 10th का वही टॉपिक करने स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एक्चुअल में हमने ऑफलाइन क्लासेस में किया था। एंड दैट टॉपिक नेम इज द चैप्टर नेम इज आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, वैसे तो आप सभी को ही पता है मॉडर्न एनवायरनमेंट, अभी आज के दिन एनवायरनमेंट पे ही चर्चा हो रही है हर जगह। ठीक है, हमने चैप्टर भी ऐसा ही स्टार्ट कर दिया तो बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपकी डेली यूजेस लाइफ में भी। ठीक है, डे टू डे लाइफ जितनी भी है वहां के लिए भी आपको जानना जरूरी है इस चैप्टर को। ठीक, और आपके सिलेबस के लिए तो है ही। क्लियर है, तो यहाँ पे है अवर एनवायरनमेंट। अवर एनवायरनमेंट में हम देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हम कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हम जो चीजें पढ़ने वाले हैं बेटा जी, वो एक बार इंडेक्स के थ्रू हम देख लेते हैं। ठीक है, कि इस पूरे चैप्टर में हम व्हाट इज एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट है क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद इफेक्ट ऑफ एडिंग वेस्ट टू द एनवायरनमेंट, कि अगर हम एनवायरनमेंट में वेस्ट मटेरियल को अगर ऐड ऑन कर दे तो क्या इफेक्ट होंगे। इकोसिस्टम क्या है, फूड चेन क्या है और फूड वेब क्या है। ह्यूमन एक्टिविटी जो कि हम परफॉर्म करते हैं, कोई भी ह्यूमन परफॉर्म करता है, और वो ह्यूमन एक्टिविटी जो एक्चुअल में एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रही है वो कौन कौन सी एक्टिविटी रहेंगी। ओजोन लेयर और इसका डिप्लीशन क्या है। ठीक है, गार्बेज मैनेजमेंट क्या होगी। ठीक है, ये सारी चीजें हम इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम वन बाय वन इन सारी चीजों को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला टॉपिक दैट इज नोन एज एनवायरनमेंट। चैप्टर का नाम भी आवर एनवायरनमेंट है, तो एनवायरनमेंट को ही जान लेते हैं एक्चुअल में एनवायरनमेंट है क्या, एनवायरनमेंट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि द नेचुरल एनवायरनमेंट इनकम्पासेस ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, कि एक नेचुरल एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो इसके अंदर सारे के सारे लिविंग्स भी आ जाते हैं, सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग्स भी आ जाती हैं। क्लियर है, और ये सारी चीजें हमारी कहाँ प्रेजेंट है, नेचर के अंदर प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई ये सारी ही हमारी क्या है, नेचुरल चीजें। ओके, आफ्टर दैट द टर्म इज द मोस्ट ऑफन अप्लाई टू द अर्थ और सम पार्ट ऑफ द अर्थ। अब ये जो टर्म है ये मोस्टली लगभग हर एक पार्ट के लिए अप्लाई की जाती है, किसके, अर्थ के लिए या फिर कुछ पार्ट के लिए। ठीक है, अब ये क्या मतलब है कि सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ, इसका मतलब ये है कि कुछ जो चीजें हैं वो एक्चुअल में नेचुरलिटी को शो तो नहीं कर रही। ठीक है ना, अब इसके जस्ट बाद दिस एनवायरनमेंट encompasses द इंटरेक्शन ऑफ द ओन लिविंग स्पीसीज, क्लाइमेट्स, वेदर, नेचुरल रिसोर्सेज दैट अफेक्ट द ह्यूमन सर्वाइवल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इस लाइन को समझने के लिए एक चीज देखो बेटा जी, यहां से यहां तक इसने बोला है कि लिविंग का इंटरेक्शन है। अब लिविंग में कौन कौन सी स्पीसीज आ गई। ठीक है, स्पीसीज किसी की भी स्पीसीज लगा लो, फॉर एग्जांपल एक डॉग है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक डॉग है, एक स्पीसीज है। अब इस स्पीसीज का रहना सहना, जो पूरा लाइफ स्पेन है वो तो इसी एनवायरनमेंट में होगा, उसके सराउंडिंग का एनवायरनमेंट। उस सराउंडिंग एनवायरनमेंट में उसका सबसे पहले फैक्टर क्लाइमेट, क्लाइमेट के साथ साथ भैया उसमें वेदर भी आएगा और आसपास जो सराउंडिंग है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, वो सारी चीजें आएंगी। यहां पे बोला है कि लिविंग का नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन, लिविंग का नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन इस एनवायरनमेंट में, माना कि लिविंग को नॉन लिविंग के होने का फर्क पड़ता है और नॉन लिविंग को लिविंग के ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच बॉन्डिंग बनी रहनी बहुत जरूरी है। इन दोनों के बीच अगर बॉन्डिंग बनी रहेगी तभी हमारा क्या है, ये एनवायरनमेंट है,
ये स्टेबल रहेगा, ठीक है, और इसमें जो लिविंग चीजें वो सर्वाइव कर पाएंगी, ठीक। अब नॉन लिविंग चीजों में हम क्लाइमेट, डेफिनेटली अगर एक डॉग की स्पीसीज को हमने एज एग्जांपल माना था, तो वो डॉग की स्पीसीज के ऊपर उसके आसपास का एनवायरनमेंट और वेदर टोटली डिपेंड करेगा। अगर मान लो आज टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है तो भी डॉग को अफेक्ट करेगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो है तो भी उस डॉग को अफेक्ट करेगा, ठीक है। अगर आसपास तेज हवाएं चल रही हैं, ठीक है, बहुत कोल्ड वेदर है, उसके बावजूद तेज हवाएं चल रही है, तो ऑब्वियसली ये उसके लाइफ स्पेन को और उसके लाइफस्टाइल को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसने बोला है कि इस एनवायरनमेंट में लिविंग का नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन है, क्लियर है। और ये इंटरेक्शन ही क्या कर रहा है, उन लिविंग्स को सर्वाइवल की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये इंटरेक्शन ही उन सभी लिविंग्स को सर्वाइवल की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है, और अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी प्रोवाइड करा रहा है कि उनके सर्वाइवल के लिए जो भी बेसिक चीजें हैं, ठीक है, जो भी पैसे से रिलेटेड चीजें हैं, मॉडर्न टाइम में पता होगा कुछ करेंसीज हैं हमारे पास, ठीक है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग करेंसी है, हम उन्हीं के थ्रू चीजों को परचेज कर पाते हैं, ठीक है, तो उन सब चीजों को भी अफेक्ट करता है। तो ये सारा था हमारा अवर एनवायरनमेंट के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। अवर एनवायरनमेंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा दैट इज नोन एज अवर बायोडिग्रेडेबल। हम यहाँ पे दो टर्म क्लियर करेंगे, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखो नाम से ही पता लग रहा है कि बायो मतलब क्या है, लिविंग, ठीक है, जब बायो वर्ड जोड़ते हैं हम तो इनका मतलब है लिविंग। डिग्रेडेबल का मतलब क्या है कि वो सारी चीजें जो खत्म हो जाती हैं, ठीक है, डिग्रेड हो जाती है, ठीक है, एक टाइम के बाद टोटली खत्म, तो वो लिविंग जो एक टाइम के बाद टोटली डिग्रेड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो उनको हम किस में काउंट करते हैं, कौन सी कैटेगरी में रखा हुआ है, बायोडिग्रेडेबल में। ए सब्सटेंस और द ऑब्जेक्ट कैपेबल ऑफ बीइंग डिकम्पोज्ड बाय द बैक्टीरिया और द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर बी अवॉइडिंग पॉल्यूशन, ठीक है। ये लाइन को समझो थोड़ा अच्छे से कि कोई भी सब्सटेंस है उसको डिग्रेड होना है क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल में है, लेकिन उसको डिग्रेड करेगा कौन, या तो बैक्टीरिया डिग्रेड करेंगे उसको, या फिर यहाँ पे लिखा है कि अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर बात करें तो यहाँ पे फंगस को भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है, फंगस को भी काउंट किया जा सकता है इनके डिग्रेड होने के लिए, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म है जो उसको डिग्रेड करेंगे। अच्छा, अब ये बायोडिग्रेडेबल लिविंग थे, कुछ टाइम के बाद डिग्रेड हो गए, बैक्टीरिया और फंगस ने डिग्रेड कर दिया, इन सब का रिजल्ट क्या रहेगा, तो इन सब का रिजल्ट रहेगा कि जो पॉल्यूशन है, ठीक है, जो पॉल्यूशन है वो अवॉइडिंग हो जाए। क्योंकि देखो अब आसपास आपने देखा हो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मरा हुआ है, सड़क किनारे पड़ा हुआ है, ठीक है, उससे बहुत ज्यादा स्मेल आती है, बहुत ज्यादा स्मेल आती है, इरिटेटिंग एनवायरनमेंट भी होता है, वहां से ढेर सारी डिजीज भी स्प्रेड होने का खतरा है। अब उस चीज को हटाया जाएगा किसके थ्रू, ये, क्योंकि धीरे धीरे आपने, अच्छा कभी आई डोंट नो कि आपने कभी देखा है कि नहीं, फॉर एग्जांपल कोई एनिमल मरा हुआ है किसी जगह पे, आप कुछ टाइम के बाद जाके देखना वहां पे आपको एक ब्राउन कलर की मिट्टी मिलेगी, ठीक है, वहां पे आपको एक ब्राउन कलर की मिट्टी मिलेगी एग्जैक्ट उसी जगह जहां पे आपने वो डेड ऑर्गेनिज्म देखा था। एक्चुअल में हुआ क्या है, ये जो वो जो ब्राउन कलर की मिट्टी सी जो नजर आ रही है आपको, वो डिग्रेडेशन हो गया उस लिविंग बीइंग का, और वो डिग्रेडेशन किया किसने है, बैक्टीरिया और फंगस ने, ठीक है। तो वो डिग्रेडेशन है, लेकिन हमने अभी उन चीजों को नहीं पढ़ना, हमने इस चीज को समझना है कि बायोडिग्रेडेबल चीजें क्या है। अब चीजें डिग्रेड हो रही हैं, पॉल्यूशन को हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट को फिक्ट करने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर पॉल्यूशन है। तो इन सब चीजों से एक चीज की श्योरिटी तो है कि पॉल्यूशन तो नहीं होगा अगर वो अच्छे से डिग्रेड हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि ब्रेड है हमारा, कोई भी फ्रूट लगा लो, ठीक है, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म की मैं बात कर रहा हूँ, वो सारे के सारे हमारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे, बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी में, क्लियर है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। बायो मतलब लिविंग, हमने अभी अभी पढ़ा है कि बायो मतलब लिविंग, डिग्रेडेबल मतलब जो खत्म हो सकते हैं, लेकिन यहाँ एक वर्ड आ गया साफ साफ, नॉन। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब ऐसे सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट्स जो कभी खत्म ही नहीं होंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एक्चुअल में यहाँ वेस्ट लिखा है, ठीक है, वेस्ट इसलिए कि ये हमेशा ही वेस्ट ही रहेगा, ठीक। वो अलग बात है कि इस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं,
हम इस चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यूजफुल के अगर मीनिंग से देखा जाए कि जितना इंपॉर्टेंस बायोडिग्रेडेबल का है, ठीक है, जितने यूजफुल वो हो सकते हैं उतने यूजफुल ये कभी नहीं हो सकते, ठीक है। अगर हम इनको कन्वर्ट कर देंगे तो भी नहीं। is a type of waste that cannot be broken down into the base compounds by the microorganism, air, moisture or the soil in a reasonable amount of time, ठीक है, इन ए रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम। यहाँ पे देखो बच्चों, साफ साफ एक चीज मेंशन करी गई है कि ये वो वेस्ट है जिसको आप तोड़ तो नहीं सकते, ब्रेक डाउन तो नहीं कर सकते छोटे छोटे कंपाउंड्स में या मॉलिक्यूल्स में, ना तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर पाएंगे, ना ही एयर कर पाएगी, ना ही मॉइस्चर कर पाएगी और ना ही सोयल कर पाएगी, ठीक है। और रही बात टाइम की, एक रीजनेबल टाइम का मतलब जितने टाइम में होना चाहिए, जितने टाइम में हमें नीड है वो। अब क्या हुआ कि एक पॉलीथीन 100 साल में जाके डिग्रेड हो रहा है, तो क्या ही फायदा उस चीज का, कोई बेनिफिशियल चीज नहीं है। दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा है रीजनेबल टाइम। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल्स क्या है और इस कैटेगरी में कौन से आएंगे। इस कैटेगरी में हम कांच की बोतल देख सकते हैं, प्लास्टिक हुआ, ठीक है, पॉलीथीन्स हुए, तो ये सारे के सारे सब्सटेंस हमारे कहाँ गए, नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ गए। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ डंपिंग वेस्ट टू द एनवायरनमेंट। जो भी कूड़ा कचरा हमारे घर में फैलता है, इंडस्ट्रीज में, आसपास एनवायरनमेंट में, ठीक है, सॉरी आसपास इंडस्ट्रीज वगैरह में या कहीं भी लगा लो, अगर उसको हम डंप करें, डंप का मतलब कहीं भी गिरा दे रहे हैं ओपन एनवायरनमेंट में, तो क्या क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है। देखो, अगर हमने ऐसा किया, सरफेस पे हमने कभी कहीं भी एनवायरनमेंट किधर भी कूड़ा कचरा अगर डाल दिया, तो ये इफेक्ट कि सरफेस वाटर कंटामिनेशन, कि जो पानी जमीन के ऊपर है डेफिनेटली वो वाला पानी अफेक्ट होएगा, डेफिनेटली वो वाला पानी अफेक्ट होएगा। अफेक्ट होने का मतलब, कंटामिनेशन का मतलब क्या है कि वो पानी अब गंदा हो चुका है, वो पानी गंदा हो चुका है, और गंदा इस लेवल तक हो चुका है वो कि वहां पे बीमारियां, डिजीज डेफिनेटली होने वाली है, ठीक है। उसके जस्ट बाद अगर देखें तो सोयल कंटामिनेशन। अब हमने ओपन यार्ड्स में डाला है भाई इसको, ओपन यार्ड्स में डाला है तो एक चीज की और भी तो छोटी, जिस तरीके से पानी गंदा है वैसे ही सोयल भी तो गंदी होगी। सोयल गंदी होने का मेन मोटिव क्या है कि सोयल की फर्टिलिटी कम हो रही है भाई, वहां सोयल की फर्टिलिटी कम हो रही है, ठीक है। सोयल की फर्टिलिटी कम हो रही है मतलब जितनी एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर जितनी भी हमारे हैं, एग्रीकल्चर में हमें एक हाई फर्टिलिटी चाहिए सोयल की। अगर हाई फर्टिलिटी नहीं हुई तो भैया मॉडर्न टाइम में क्रॉप प्रोडक्शन या जितनी भी फूड डिमांड्स है वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। क्लियर है? इसके जस्ट बाद आप देखेंगे कि थर्ड जो ऑप्शन है, जो कि सबसे बड़ा फैक्टर है, एंड दैट फैक्टर इज नोन एज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन डेफिनेटली होगा, पॉल्यूशन डेफिनेटली होगा। कहाँ होगा? अगर हम ओपन डंपिंग कर रहे हैं, ओपन डंपिंग किसकी? वेस्ट की। इसके बाद लिचेट्स। अब ये वर्ड आप लोगों के लिए मे भी नया हो सकता है। लिचेट्स का मतलब क्या है कि मान लो कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस है, ठीक है, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस है, उसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। अगर वो सब्सटेंस नॉन बायोडिग्रेडेबल है, छोटे छोटे टुकड़े तो हो गए लेकिन डिग्रेड तो नहीं हुआ, अभी डिग्रेड नहीं हुआ, तो कल को बारिश आई या फिर कुछ टाइम के बाद वो वहीं पे रखा हुआ है, तो धीरे 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 वो जमीन के नीचे जाना शुरू हो जाए, सेटल डाउन हो जाएगा उस सोयल के साथ साथ नीचे। अब सोयल में हमारे भैया मिनरल्स हैं, न्यूट्रिशन है, वो उनके साथ जाके मर्ज हो जाएगा, और मर्ज हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात अफेक्ट करेगा किसकी? सोयल फर्टिलिटी को, ठीक है। तो ये लिचेट्स जो है ये हमारा सोयल कंटामिनेशन करेगा, और सोयल कंटामिनेशन हुआ तो डेफिनेटली क्रॉप प्रोडक्शन पे इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा। क्लियर है? इसके बाद अगर इकोनॉमिक इफेक्ट्स की बात करें, इकोनॉमिक इफेक्ट्स कौन से? जहां पे पैसा लगता है भाई, इकोनॉमी मतलब जहां पे पैसा लगता है, ठीक है। म्युनिसिपल वेलबिंग, म्युनिसिपल वेलबिंग मतलब क्या कि अगर ओपन डंपिंग चल रही है तो भाई म्युनिसिपल्स जितने भी हैं शहरों में उन सबकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। जितना ज्यादा पॉल्यूशन, जितना ज्यादा ओपन डंपिंग, उतनी ज्यादा म्युनिसिपल का काम बढ़ जाएगा। म्युनिसिपल का काम बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है भैया ढेर सारी गाड़ियां लेके आनी पड़ेंगी हमें, ठीक है। ढेर सारी गाड़ियां, ढेर सारा पेट्रोल, ढेर सारे पॉल्यूशन वो भी इंक्रीज करेंगे। उसके साथ ढेर सारा ट्रैफिक रहेगा, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए, मतलब कितनी मशीनरी बढ़ जाएगी, ठीक है, अगर ओपन डंपिंग है। और इन सब के लिए लगता है भैया पैसा, इन सब के लिए लगता है पैसा। और पैसा कहाँ से जाएगा? ऑब्वियसली कोई गवर्नमेंट अपनी तरफ से तो नहीं देगा, आपकी सबकी जेब से ही जाएगा, क्योंकि
ठीक है ना। अब सेकंड हमारा है रीसाइक्लिंग रेवेन्यूज। हम इस बारे में इस लेक्चर के शुरू में भी बोल चुके हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल को कन्वर्ट किया जा सकता है, कन्वर्ट मतलब रिसाइकल किया जा सकता है, ठीक है। और रिसाइकल अगर कर रहे हैं तो भैया ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेस नहीं है, इस रिसाइकल में मशीनरी भी लगेगी, इस रिसाइकलिंग में डेफिनेटली कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी लगेंगे भैया, ठीक है, लेबर भी लगेगी, काम करने वाले लोग भी चाहिएंगे, वहां भी पैसा देना होगा, जितने ज्यादा ओपन डंपिंग उतनी ज्यादा ये सारी चीजें, यहाँ भी एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएंगे। तो डेफिनेटली जो ये ओपन डंपिंग है, डंपिंग ऑफ वेस्ट इन डायरेक्ट एनवायरनमेंट है, ये इकोनॉमी को अफेक्ट कर रही है इन दो तरीकों से, ये एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रही है इस तरीके से। क्लियर है, क्लियर है ना। तो ये सारी चीजें हैं, नतीजा है, इफेक्ट्स हैं किस चीज के, डंपिंग के, किसकी डंपिंग के, वेस्ट की। क्लियर, आपको समझ आ गई होंगी चीजें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। देखो इकोसिस्टम एक्चुअली में क्या है, इकोसिस्टम जहां नाम आ गया सिस्टम, मतलब वहां कोई एक चीज तो नहीं है, वहां कुछ चीजें हैं जो आपस में मिल के काम कर रही हैं और एक ही काम कर रही हैं, मतलब किसी एक सिंगल टास्क को परफॉर्म किया जा रहा है बाय द मर्जिंग ऑफ द मल्टीपल फैक्टर्स, ठीक है। अब वो फैक्टर्स यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इकोसिस्टम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो उन फैक्टर्स में हमारे डेफिनेटली दो ही चीजें आती हैं, दैट इज नोन एज लिविंग एंड सेकेंड वन इज नॉन लिविंग। तो ये जो लिविंग का नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन है फॉर देयर सर्वाइवल, दिस इंटरेक्शन इज नोन एज इकोसिस्टम, ठीक है। और इस इंटरेक्शन में क्या हर नॉन लिविंग फैक्टर अफेक्ट करेगा, सवाल ये है लिविंग्स को, तो इसका सीधा सा जवाब है हाँ। लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्या हमारी हर एक्टिविटी जो भी है नॉन लिविंग चीजें जैसे एयर, वाटर, मिनरल, इनको अफेक्ट करेंगे, हाँ भैया डेफिनेटली इनको भी अफेक्ट होगा। बात वो अलग है कि इनको वो चीजें फील नहीं हो रही, लेकिन हमें जरूर फील होंगी, क्योंकि अगर इनके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसका डायरेक्ट असर तो यही होगा लिविंग के ऊपर, ठीक है ना। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरेक्शन जरूरी है इस लिविंग के सर्वाइवल के लिए, एंड दिस इंटरेक्शन इज नोन एज इकोसिस्टम। क्लियर है। इस इकोसिस्टम में भैया ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स भी आ गए, इंसेक्ट्स भी आ गए, ठीक है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ढेर सारी चीजें आ गई, और हमारे नॉन लिविंग फैक्टर्स में एयर, वाटर, सोयल, वाटर। क्लियर। तो ये सारा हमारा शो करता है इकोसिस्टम। हाँ जी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज नोन एज फूड चेन, ठीक है। फूड चेन हमारी क्या है, देखो नेचर है ना, नेचर, नेचर ने एक रूल बनाया है कि यहाँ हर कोई एक दूसरे पे डिपेंड करता है। अब वो डिपेंडेंसी हमारी फूड के लिए भी हो सकती है, वो डिपेंडेंसी हमारी सर्वाइवल के लिए भी हो सकती है, वो डिपेंडेंसी हमारी अदर चीजों के लिए भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हर किसी को एक दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ फूड की बात करें तो हाँ डेफिनेटली हम एक दूसरे पे डिपेंड है इस फूड को लेके, और इस फूड को लेके एक चेन बनी है जो नेचर में हमने नहीं बनाई, वो जो नेचर में ऑलरेडी डिपेंड है, ऑलरेडी बनी हुई है। इस फूड चेन में क्या क्या है, a food chain represent a series of events in which food and energy are transferred from one organism in an ecosystem to the another। देखो हमने अभी अभी बात की थी कि इकोसिस्टम क्या है, लिविंग के और नॉन लिविंग का इंटरेक्शन, ठीक है। और इस लिविंग और नॉन लिविंग इंटरेक्शन में लिविंग भी लिविंग पे डिपेंड है, नॉट सिर्फ कि वो सिर्फ नॉन लिविंग पे डिपेंड है, वो लिविंग पे भी डिपेंड है। और वो लिविंग पे डिपेंड है तो सिर्फ दो चीजों के लिए, किसके लिए, फूड के लिए और एनर्जी के लिए, ठीक है। तो इस फूड और एनर्जी को अगर हमने अचीव करना है, गेन करना है, तो उसके लिए जो भी इवेंट परफॉर्म होगा दैट इज नोन एज फूड चेन। फूड चेन शो हाउ एनर्जी इज पास फ्रॉम passes from sun to the producer, from producer to the consumer and from consumer to the decomposer। ये चीज ये दिखा रही है कि फूड चेन में बेसिकली हम क्या देखते हैं कि जो सन से एनर्जी आई, ठीक है, हम एनर्जी की बात कर रहे हैं,
सन से जो एनर्जी आई उसको लिया सबसे पहले प्रोड्यूसर से, ठीक है। प्रोड्यूसर के जस्ट बाद वो एनर्जी ली गई, किसने ली? वो हमारे लिए कंज्यूमर्स ने, ठीक है। और कंज्यूमर के बाद वो एनर्जी कहाँ चली गई? डीकंपोजर्स में, ठीक है। ये कॉमन सीक्वेंस है फूड चेन की कि इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होगी। वो बात अलग है कि यहाँ प्रोड्यूसर कौन होगा, कंज्यूमर कौन होगा, डिकम्पोजर कौन होगा। तो अगर देखी जाए तो सनलाइट की जितनी भी एनर्जी है, ठीक है, उसको कौन कंज्यूम करेंगे? सनलाइट की जितनी भी एनर्जी है उसको शायद प्लांट्स, ठीक है ना। सनलाइट की जो भी एनर्जी है वो टोटली कौन ले लेता है? प्लांट्स ले लेते हैं। तो क्या प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर नहीं बोल सकते? हाँ भाई बोल सकते हैं, प्लांट को हम डेफिनेटली प्रोड्यूसर बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब प्लांट के जस्ट बाद सन से जो एनर्जी आई, सन से जो एनर्जी आई वो आई किसके पास? प्लांट के पास। प्लांट के बाद हमने बोला कि कंज्यूमर्स होंगे भैया कोई, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। प्लांट के बाद कंज्यूमर कोई भी एनिमल हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी एनिमल ही होएगा, क्योंकि प्लांट तो प्लांट को खाने से रहा। ऐसा ही है क्या? प्लांट तो प्लांट नहीं, यहाँ भी एक्सेप्शन है, लेकिन ना डीप जाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे वाले की बात करूँ तो एक पैरासिटिक प्लांट भी हमारे, कसकटा सुना है ना, अमरबेल जिसको बोलते हैं, ठीक है, उन चीजों पे हम नहीं जाएंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्लांट्स को भी ट्रांसफर अपने आप ट्रांसफर नहीं करेंगे, प्लांट से भी एनर्जी ले ली जाएगी किसके थ्रू? एनिमल के थ्रू। तो ये शायद कंज्यूमर्स में काउंट कर लेंगे हम, ठीक है। और ये तो पक्का है जिस हर चीज का एक लाइफ स्पेन होता है। अब जब एनिमल आए हैं तो भैया इनका भी कोई लाइफ स्पेन होगा। जिस भी एनिमल ने इस चीज को कंज्यूम किया है डेफिनेटली एक दिन उसकी डेथ हो जानी है। डेथ हो जाएगी तो उसकी बॉडी पे बैक्टीरिया और फंगस ने काम करना है। तो जो हमारे डीकम्पोज, नाम ही लिखा हुआ है ना डीकम्पोजर, वो जो उस चीज को डिग्रेड कर देंगे। तो यहाँ पे एज ए डीकम्पोजर में भी बैक्टीरिया, ठीक है, या फिर फंगस को काउंट कर सकते हैं हम, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ये हम काउंट कर सकते हैं एज ए डीकम्पोजर, कर सकते हैं ना हम। तो इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर होता है और यही है फूड चेन। अब इसमें आप एग्जांपल कोई भी मान सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा क्या है? प्लांट है, यहाँ पे हमारा प्लांट है। प्लांट्स को फीड किया किसने? ग्रास होपर ने। देखो सबसे पहले शुरुआत सन से हुई है, सन से एनर्जी आई प्लांट्स के अंदर, प्लांट से वो एनर्जी ट्रांसफर होगी किसके अंदर? ग्रास होपर के। ग्रास होपर ने फीड किया उस ग्रास को, ग्रास होपर को फीड कर जाएगा कौन? फ्रॉग फीड कर जाएगा। तो जो एनर्जी इसके अंदर थी वो यहाँ आ गई है। फ्रॉग को फीड कर जाएगा कौन? स्नेक। तो वो जो एनर्जी इसके अंदर आ गई। स्नेक को फीड कर जाएगा कौन? हवक। हवक मतलब ईगल जो भी है वो खा जाएगा उसको, तो वो वाली एनर्जी यहाँ ट्रांसफर होगी। और फिर उसके बाद वो एनर्जी फाइनली किसके पास ट्रांसफर होगी? ये हमारी ट्रांसफर होगी किधर? किधर ट्रांसफर होगी? हमारी डीकम्पोजर्स के पास। तो ये हमारी चीजें हैं, ठीक है ना, ये हमारी चीजें इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होगी। लेकिन इस एनर्जी ट्रांसफर में भी रूल्स हैं। अब वो रूल क्या है? जब ये एनर्जी यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, तो केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हुई है। अब ये 10% कैसे? क्योंकि 10% एनर्जी ला बना हुआ है और उसके अकॉर्डिंग अगर इस प्लांट के पास एनर्जी थी 10,000 किलो जूल, इस प्लांट के पास एनर्जी थी 10,000 किलो जूल, तो 10,000 किलो जूल का 10% अगर निकालेंगे हम, तो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी कितनी एनर्जी? सिर्फ 1,000 किलो जूल। यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक एनर्जी ट्रांसफर हुई होगी 100 किलो जूल, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें हम तो एनर्जी ट्रांसफर हुई होगी 10 किलो जूल, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो एनर्जी ट्रांसफर हुई होगी ओनली 1 किलो जूल, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हुई होगी तो एनर्जी होगी 1 किलो जूल। समझ में आए? तो किस तरीके से एक फूड चेन के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है। वो एनर्जी ट्रांसफर होती है 10% एनर्जी लॉस है, ठीक है। और वो 10% आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें क्लियर की है कि सन की एनर्जी प्रोड्यूसर में आई, प्रोड्यूसर की एनर्जी कंज्यूमर में आई, कंज्यूमर की एनर्जी डिकम्पोजर में आई।
अगर एक कॉमन एग्जांपल देखा जाए तो सन की एनर्जी प्लांट्स में है, तो प्लांट एक प्रोड्यूसर का काम कर रहा है, प्लांट से फिर एनर्जी कहाँ गई, एनिमल के अंदर की, तो एनिमल एज ए कंज्यूमर काम कर रहा है, ठीक है। अब एनिमल से एनर्जी कहाँ गई, वो हमारी बैक्टीरिया फंगस में गई, वो एज ए डिकम्पोजर काम कर रहे हैं। लेकिन एक बार क्लियर कर देता हूं इसको, इसी से एक सवाल है मेरा आप सभी से, इस फूड चेन में अगर सवाल पूछ लिया जाए कि कौन कंज्यूमर है और कौन डिकम्पोजर है, सिर्फ इस फूड चेन की बात की जाए, तो आपके आंसर्स क्या होंगे, क्योंकि यहाँ तो ढेर सारे हैं, हमने तो वहां 4 ही स्टेप लिखे थे। तो देखो, प्लांट को हमने हमेशा के लिए प्रोड्यूसर कैटेगरी में रखा होगा, प्रोड्यूसर है, ठीक है भैया, इनका तो खेल खत्म इधर ही। इसके जस्ट बाद वाले ये कंज्यूमर है, ये भी कंज्यूमर है, ये भी कंज्यूमर है, ये भी कंज्यूमर है, लेकिन जो लास्ट स्टेप वाला है उसका भी फाइनल है भैया, वो हमारा डिकम्पोजर है, अगर बैक्टीरिया फंगस की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। वरना अगर इनकी बात नहीं कर रहे, अगर यहीं तक छोड़ देता तो डिकम्पोजर नहीं होता फिर वो, ठीक। तो फर्क कैसे, तो हम यहाँ पे लगाना शुरू कर देंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर और क्वाटरनरी कंज्यूमर, ठीक है, एंड देन फाइनली डिकम्पोजर। तो इस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं चीजों को फूड चेन के अंदर, ठीक है ना। आई होप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके जस्ट बाद अगला ही पॉइंट आता है हमारा इस फूड चेन में, सॉरी, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज नोन एज फूड वेब। देखो बच्चों, अगर किसी बच्चे को फूड चेन समझ आई होगी तो डेफिनेटली फूड वेब उसके लिए बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन अभी भी अगर किसी बच्चे ने फूड चेन को अच्छे से नहीं समझा है तो फूड वेब उसको समझ नहीं आने वाली, ठीक है ना। तो फूड वेब को थोड़ा अच्छे से समझेंगे आप लोग कि फूड वेब और फूड साइकिल is the natural interaction of the food chain and the graphical representation of what eats what in an ecological community. Another name of food web is known as consumer resources. फूड वेब का एक और भी नाम है कंज्यूमर रिसोर्स सिस्टम, ठीक है। क्या नाम है, कंज्यूमर रिसोर्स सिस्टम। हमने वहां पे एक फूड चेन देखी थी, अब सिंपल सी भाषा में समझाऊं, एक फूड चेन थी, एक फूड चेन को तुम स्टार्ट करो और एक सिंगल डायरेक्शन में लेके गए, लेकिन अगर उसी फूड चेन को मल्टीपल डायरेक्शन में ले जाए, ढेर सारी फूड चेन एक ही जगह प्रेजेंट है, तो एक जाले जैसी स्ट्रक्चर में बन जाएगी, और जाला ही होता है शायद वेब। किस चीज का जाला बन रहा है, वो जाला बन रहा है किसका, फूड चेन का। तो ढेर सारी फूड चेन आपस में मिलके क्या क्रिएट करती है, एक फूड वेब क्रिएट करती है। आप इस डायग्राम से समझ पाओगे अच्छे से चीजें शायद, कि यहाँ पे प्लांट है और प्लांट को हमने सदा से प्रोड्यूसर के अंदर काउंट किया, ठीक है। देखो, प्लांट को खाया ग्रास होपर ने, ग्रास होपर को खा गई चिड़िया, खा गई चिड़िया को खा गए एनिमल्स, फिर उसके बाद इसको खा गए बर्ड्स, क्लियर, यहां तक का सफर था। फिर यहां से प्लांट्स को रैट ने खाया, रैट को फिर से डॉग ने खाया, डॉग को फिर से एक स्पैरो खा गई, उसके बाद यहाँ पे इसको खा गया कोई मंकी, एंड देन इसको खा गया टाइगर, ठीक है, और टाइगर को फिर से खा गया कौन, एक ईगल। ऐसे ही यहां से स्टार्ट कर, डियर है, प्लांट को खाया डियर ने, डियर को खाया हमारा जो टाइगर है उसने, टाइगर को खा गया कौन, बर्ड खा गया। ऐसे ही यहाँ चीजें, तो देखो ये भी यहाँ से यहाँ तक एक फूड चेन है, अगर इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाए तो भी एक फूड चेन है, यहाँ भी फूड चेन क्रिएट हो रही है, यहाँ भी फूड चेन क्रिएट है, यहाँ से ही फूड चेन क्रिएट है, ठीक है। तो एक ही ओरिजिन है, लेकिन एक ही ओरिजिन है, प्लांट खत्म किधर हो रहा है, एक पे ही खत्म हो रहा है घूम के फिर के जाके। तो ढेर सारी फूड चेन एक जाले जैसी स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगी, दैट इज नोन एज फूड वेब, क्लियर है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी अच्छे से कि फूड वेब क्या होता है, ठीक है बच्चों। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या, कि ह्यूमन एक्टिविटी अफेक्टिंग एनवायरमेंट्स, ह्यूमन की एक्टिविटी जो एनवायरमेंट को अफेक्ट करेंगी, कौन कौन सी एक्टिविटी, तो डेफिनेटली सबसे पहली एक्टिविटी जो एनवायरमेंट को अफेक्ट करेगी वो कौन सी, हमारी पॉल्यूशन, ठीक है। जो भी ह्यूमन एक्टिविटी कर रहा है, लगभग हर एक एक्टिविटी आज के दिन ह्यूमन की इस चीज को प्रमोट कर रही है,
ठीक है, इस चीज को प्रमोट कर रही है, किसको, पॉल्यूशन को। फिर सेकंड पॉइंट आता है कि नॉन वेज डाइट। नॉन वेज डाइट कैसे, क्योंकि देखो नॉन वेज डाइट में इंसान अगर कुछ भी खा रहा है तो डेफिनेटली वो उस फूड चेन को बिगाड़ रहा है जो नेचर ने बनाई है। और अगर नेचर की बनाई हुई चीजों को अगर हम बिगाड़ रहे हैं तो डेफिनेटली इसके रिजल्ट कुछ अलग ही होंगे जो ह्यूमन को आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। तो ये भी एक रीजन है जो अफेक्ट करता है एनवायरनमेंट को, जो ह्यूमन के थ्रू है। उसके बाद ह्यूमन ने जिस टेक्नोलॉजी को इतना हाई लेवल पे लेके गया है, उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसने उसी एनवायरनमेंट को उतना ही पॉल्यूटेड किया है। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा कंसेप्ट है एसी। आप हर किसी के घर में एसी है, हर इंस्टीट्यूट में एसी है। एसी ठीक है, एक अच्छा ऐसा जो टेक्नोलॉजी है जो है ना सबको कंफर्टेबल फील कराती है। लेकिन आपको भी पता है कि एसी में CFCS गैस यूज होती है, एनवायरनमेंट को तो अफेक्ट कर रही है वो चीज। अगर हम देखें तो जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग है, आपको पता है ना ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो मेजर जो गैस है जो अफेक्ट करती है ग्लोबल वार्मिंग को, दैट इज CFCS। और वो CFCS हमारे फ्रिज में यूज हो रही है, ठीक है, वो CFCS हमारी एसी में यूज हो रही है। तो टेक्नोलॉजी ठीक है, अच्छी ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए होनी भी चाहिए, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमने एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड करने में या एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, ठीक है। उसके बाद आता है जी डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मतलब है कि एक एरिया में लार्ज अमाउंट में प्लांट्स को काट देना, ठीक है। फॉरेस्ट था और उसमें लार्ज अमाउंट में उस चीज को काट दिया, तो दैट इज डेफिनेटली अफेक्ट द एनवायरनमेंट। क्योंकि उस जगह से अगर आपने एक बल्क अमाउंट में पेड़ों को काटा है तो वहां का जो एनवायरनमेंट है डेफिनेटली वहाँ टेम्परेचर हाई होगा, टाइम पे बारिश नहीं होने वाली, या वहां पे जो भी चीजें थी पॉलिनेशन को भी अफेक्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ इंसेक्ट्स थे, बर्ड्स थे, बहुत सारी चीजें रहा करती थी, वो सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। इसके बाद एक्सेस यूजेबल ऑफ द कमोडिटीज। एक्सेस यूजेबल का मतलब क्या है कि हम ह्यूमंस हैं, अगर एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो पड़ ही जाते हैं जब तक वो खत्म नहीं हो जाती। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप, अगर आपको परमिशन मिली है कि परमिशन ही अगर आपकी कुछ नीड्स हैं प्लांट्स को लेके, भाई आप गए वहां से प्लांट्स को कट करके ले आए, ठीक है, ट्रीज को कट करके लेके आए क्योंकि आपने फर्नीचर बनाना था। लेकिन अब हमारी ह्यूमन की फितरत कैसी है कि जब तक कुछ बुरा नहीं हो जाएगा तब तक हम रुकेंगे नहीं। हमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग तो चाहिए ही था, हमें एक्सेस में भी चाहिए वो चीजें। हमारी नीड पूरी हो चुकी है उस एक ट्री से, लेकिन हम क्या करेंगे, हम धीरे 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 एक दूसरे को देख देख के कि वो ला रहा है तो हम भी लेके आएंगे, उस पूरे फॉरेस्ट को खत्म कर देंगे, ठीक है। ये एक्सेस यूज है, ठीक है, तो ये भी डेफिनेटली एनवायरनमेंट का इफेक्ट करेगा। फिर आता है कि वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज, वाटर, पावर एंड पेट्रोलियम ETC, ठीक है। ये रिसोर्स ऐसे हैं, ठीक है, जो डेफिनेटली हमारी लाइफ में बहुत बड़ा एक हिस्सा, हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन इनको भी तो हम बहुत ही एक्सेस यूज कर रहे हैं। इनको भी तो हम बहुत एक्सेस यूज कर रहे हैं, और एक्सेस यूज डेफिनेटली एक दिन इनको खत्म कर देगा, ठीक है। और खत्म हो गया तो आप सभी को ही पता है कि आज के दिन ये ऐसी चीजें हैं जो ह्यूमन नीड की प्रायोरिटी है, और जब ह्यूमन नीड की प्रायोरिटी अगर खतरे में आ जाएगी तो ह्यूमन डेफिनेटली खतरे में आ जाएगा। और ह्यूमन खतरे में आया तो आप उसके कॉन्सिक्वेंसेज या नतीजे आप सोच ही सकते हो कि क्या होने वाले हैं। क्लियर है, तो ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो एक एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है। क्लियर। इसके बाद कुछ एक्टिविटीज और हैं ह्यूमंस की, क्या क्या है देखो। ह्यूमन एक्टिविटी की बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटी में कौन सी, कि हंटिंग और गैदरिंग, ठीक है, कि आप शिकार करने जा रहे हो, वो एक ह्यूमन एक्टिविटी है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी एक ह्यूमन एक्टिविटी है। अगर इंडस्ट्री ग्रोथ की बात करी जाए तो वो भी एक ह्यूमन एक्टिविटी है। और अर्बन डेवलपमेंट, ये सारी की सारी हमारी क्या है, ये हमारी है ह्यूमन एक्टिविटीज। लेकिन किस तरीके से ये चीजों को अफेक्ट करिए, देखो सबसे पहला पॉइंट, अगर हंटिंग और गैदरिंग की बात करें तो अगर आप शिकार करने जा रहे हो तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वहां के एनिमल खत्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट ऑफ द लार्ज एनिमल्स, ठीक है। एक्सटिंक्ट ऑफ द लार्ज एनिमल मतलब क्या, अब देखो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का तो शिकार आप कर नहीं सकते, ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी प्रायोरिटी रहेगी किसी बड़े ऑर्गेनिज्म को टारगेट करने की, ठीक है। और बड़े ऑर्गेनिज्म को अगर टारगेट करो, वैसे ही एनवायरनमेंट बहुत कम बचा है, फॉरेस्ट बहुत कम बचे हुए हैं, और उसमें भी अगर ह्यूमंस अगर जा जाके इस तरीके से शिकार करते रहे, ठीक है, तो आने वाले टाइम में एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का मतलब वो टोटली खत्म हो जाएगी वो चीज। एग्रीकल्चर है, ठीक है भैया, ग्रीन रेवोल्यूशन आई, अच्छी बात है, प्रोडक्शन बढ़ा है, ठीक है,
लेकिन इस ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ साथ शायद यहाँ पे फूड सप्लाई की डिमांड भी तो बढ़ी है। क्या फूड सप्लाई की डिमांड बढ़ी है तो पेस्टिसाइड्स का भी तो यूज बढ़ा है, ठीक है, और पेस्टिसाइड्स का यूज बढ़ा है तो ये डेफिनेटली अफेक्ट नहीं करेगी उस चीज को, करेगी ना। मोनोकल्चर यूज हुई है, मोनोकल्चर मतलब एक ही का, अगर हमें पता है मार्केट में डिमांड हाई है गेहूं की तो हमने गेहूं को उगाना शुरू कर दिया हाई अमाउंट में, लेकिन होता तो इस तरीके से अल्टरनेट पे चीजों को हम प्रोडक्शन पे लेके आए ताकि वो जो मिनरल और विटामिन का जो बैलेंस है उस सोयल में वो बना रहे, लेकिन नहीं, हमने अपने फायदे के लिए मोनोकल्चर भी शुरू कर दिए। इसी तरीके से अगर इंडस्ट्रियल और अर्बन डेवलपमेंट में देखें तो भैया हाई स्टैंडर्ड लिविंग हमारी इंक्रीज हुई है। इस चीज को अगर देखा जाए तो क्यों जरूरत पड़ी इस चीज की, इस चीज की जरूरत पड़ी क्योंकि हमारी लिविंग का स्टैंडर्ड इंक्रीज हो गया, और इस लिविंग स्टैंडर्ड के इंक्रीज के चक्कर में पॉल्यूशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो डेफिनेटली अफेक्ट कर रही हैं पूरे एनवायरनमेंट को। क्लियर है? हाँ जी, उसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज नोन एज ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है? देखो, ओजोन लेयर एक ऐसी लेयर है जो हमारे लिए तो यूं मान के चलो अमृत के समान काम करती है, भैया हमें प्रोटेक्ट कर रही है और क्या चाहिए। प्रोटेक्ट कर किससे रही है? प्रोटेक्ट हमें कर रही है यूवी रेडिएशन से, और ये यूवी रेडिएशन कहाँ से आई? ये आई है सन से। अगर बच्चों ये यूवी रेडिएशन अगर डायरेक्ट हिट करना स्टार्ट कर दे हमारी बॉडी को तो डेफिनेटली यहाँ पे कैंसर, आई ब्लाइंडनेस और भी बहुत सारी डिजीज है वो डेफिनेटली होंगी, और इन सब से अगर हमें किसी ने बचा के रखा है तो वो है ओजोन लेयर ने, ठीक। लेकिन ओजोन लेयर ने बचा के रखा हुआ है, ठीक है। देखो, आप ओजोन लेयर की अगर फॉर्मेशन पे जाएंगे तो ओजोन लेयर हमारी कहाँ है, बनती कैसी है? तो O2 के अंदर अगर फ्री रेडिकल ऑफ O मिला दे तो इसका फॉर्मूला क्रिएट होता है O3, एंड O3 रिजेंबल फॉर द ओजोन लेयर, ठीक है। O3 रिजेंबल फॉर द ओजोन लेयर, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एटमॉस्फेयर का। क्यों? क्योंकि भैया ये हमें बचा रही है उन यूवी रेडिएशन से। क्लियर है? लेकिन जिस तरीके से हमने पॉल्यूशन को इंक्रीज किया है डे बाय डे, जिस तरीके से हमने पॉल्यूशन को इंक्रीज किया है डे बाय डे, उस तरीके से मुझे नहीं लग रहा कि ये ज्यादा दिन हम लोगों को बचा पाएगी, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी ने ह्यूमन एक्टिविटी ने डेफिनेटली ओजोन को अफेक्ट किया है, और धीरे धीरे ओजोन लेयर टूटनी शुरू होगी। अब जो चीज हमें बचा रही थी सन से, सन की यूवी रेडिएशन से, वो टूट गई, तब डायरेक्ट पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर दिया उन यूवी रेडिएशंस ने, डायरेक्ट पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर दिया। तो जो ओजोन का जो ये टूटना है दैट इज नोन एज ओजोन डिप्लीशन। क्या है? ओजोन का जो टूटना है दैट इज नोन एज ओजोन डिप्लीशन। और ओजोन डिप्लीशन सबसे ज्यादा कब बढ़ा है? ये बढ़ा है 1970s के लास्ट में। ऐसा क्यों हुआ? देखो, ऐसा इसलिए हुआ 1970s के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, और जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ती गई हमने ऐसी चीजों को ढूंढना शुरू कर दिया जिनसे हार्मफुल, ऐसी चीजों को डेवलप किया जिनसे हार्मफुल गैस प्रोड्यूस हुई डेफिनेटली, और वो हार्मफुल गैसेस डेफिनेटली अफेक्ट करके बैठी किसको? अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर को। और उस स्ट्रेटोस्फीयर की लेयर में ही, उस स्ट्रेटोस्फीयर रीजन में हमारी कौन सी लेयर थी? ओजोन की लेयर थी, ठीक है। जिसकी वजह से उन हार्मफुल गैसेस ने उस ओजोन लेयर को तोड़ना स्टार्ट कर दिया, और तोड़ना स्टार्ट करने के साथ साथ उसको खत्म कर दिया। और अगर इसका एक एग्जांपल अगर देखा जाए तो अर्थ के जो पोलर रीजन है, पोलर रीजन कौन से? वो रीजन जहां पे बहुत ज्यादा बर्फ है। एंटार्क्टिक रीजन तो आपने सुना ही होगा, पोलर रीजन है अर्थ का। एंटार्क्टिक रीजन के अंदर बहुत सारी बर्फ है, लेकिन उसी एंटार्क्टिक रीजन के जस्ट ऊपर हम देखें तो ओजोन की लेयर वहां से डिग्रेड हो चुकी है। डिग्रेड का मतलब डिप्लीट हो चुकी है, सॉरी, डिप्लीट हो चुकी है मतलब वहां से खत्म। अब डायरेक्ट सनलाइट की जो यूवी रेडिएशंस है वो वहां पेनिट्रेट कर रही है। वो जैसे ही वहां पे पेनिट्रेट कर रही है, उनके पेनिट्रेशन की वजह से जो वहां पे बर्फ थी, वहां पे जो जितनी भी आइस थी, स्नो थी, वो सारी पिघल रही है। पिघल रही है तो ऑब्वियस सी बात, वो पिघला हुआ पानी कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, ओशंस के अंदर आएगा। ओशंस के अंदर आएगा तो धीरे धीरे ओशंस का लेवल, वाटर लेवल राइज हो जाएगा, और वाटर लेवल का राइज होना डेफिनेटली खतरा है उन कोस्टल सिटीज को जो आसपास है उस ओशन के, ठीक है। वाटर लेवल इंक्रीज होगा, कोस्टल सिटीज धीरे धीरे पानी का लेवल इंक्रीज होगा, डूबना स्टार्ट हो जाएंगे। वहां पे रहने वाले लोग किसी और जगह शिफ्ट हो जाएंगे, माइग्रेट करेंगे, और ये माइग्रेशन बहुत नुकसानदायक रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी पॉपुलेशन हाई है,
लोग मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं किसी एरिया में। अब सोच के देखो, एक 100 एरिया में कैपेसिटी 100 लोगों के रहने की और वहां 1000 लोग आए, तो डेफिनेटली वहां की जितना भी सर्वाइवल है इतना डिफिकल्ट हो जाएगा, डिजीज हो जाएंगी, क्योंकि ज्यादा डेंसिटी पॉपुलेशन की सीधा सीधा इंडिकेट करती है डिजीज को। ठीक है, तो अब आने वाले टाइम में ये इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं आपको। तो ये हमारी ओजोन डिप्लीशन थी। फिर आता है जी हमारा ह्यूमन वेस्ट मैनेजमेंट। ह्यूमन वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? देखो, इतना सारा काम हो चुका है, ह्यूमन ने वेस्ट फैलाया, बहुत कुछ किया, लेकिन इन चीजों को कंट्रोल भी तो किया जा सकता है, लेकिन कंट्रोल करेंगे कैसे? उन चीजों के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी कि वेस्ट मैनेजमेंट और वेस्ट डिस्पोजल इज द ऑल एक्टिविटी एंड एक्शन रिक्वायर्ड टू मैनेज वेस्ट फ्रॉम इट्स इंस्पेक्शन टू इट्स फाइनल डिस्पोजल। शुरुआत से लेके लास्ट तक, मतलब यूज करने से लेके उसको खत्म करने तक का जो प्रोसेस है वो हमारे ह्यूमन वेस्ट मैनेजमेंट में आएगा। अब इस चीज में देखो कुछ स्टेप है। क्या स्टेप है? कि पहले तो चीजों को जानेंगे भैया क्या है, उनका कलेक्शन करेंगे, कलेक्शन के बाद उन चीजों को भेजा जाएगा, भेजने के बाद उन चीजों को उन चीजों के हिसाब से ट्रीटमेंट मिलेगा और फाइनली उस चीज को डिस्पोज किया जाएगा वेस्ट के साथ। ठीक है, मॉनिटराइजेशन करके और रेगुलेशन करके। मतलब क्या है कि अगर आपके घर में यहाँ पे कूड़ा है तो सबसे पहले उस कूड़े को, पहला ही टास्क है उस कूड़े को कलेक्ट करना। कलेक्ट करने के बाद उस कूड़े को सेपरेट करना कि भी प्लास्टिक कौन सा है, इसमें कांच की बोतल कौन सी, लोहे की चीजें कौन सी है। फिर उनको उन्हीं के हिसाब से, उनकी नेचर के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ट्रीटमेंट के जस्ट बाद उन चीजों को मॉनिटर किया जाएगा और किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। अगर वो चीजें लिविंग है तो ऑब्वियस सी बात है डिग्रेड हो ही जाएंगे, उनका एज ए मैन्योर यूज कर लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं क्या, जो ह्यूमन वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर में आती हैं। और इन सब के लिए एक्चुअली में एक फ्रेमवर्क की नीड है। फ्रेमवर्क क्या कि ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं है, हमें इन चीजों को चलाने के लिए प्रॉपर आइडिया, प्रॉपर डायरेक्शन में काम करना होगा, जिसमें बहुत से लोगों की जरूरत, बहुत से लोगों का माइंड लगेगा। ठीक है, वो सारी ह्यूमन वेस्ट मैनेजमेंट। हाँ, हम पॉल्यूशन को कम नहीं कर सकते तो, लेकिन डेफिनेटली इसको कंट्रोल में रख सकते हैं अगर अच्छी मैनेजमेंट अगर हमारे पास है तो। ठीक है, तो ये ह्यूमन वेस्ट मैनेजमेंट है। अब इस डायग्राम को समझो थोड़ा सा अच्छे से। इस डायग्राम में आप एक चीज को देख पा रहे होंगे, जो चीज मैंने आपको अभी अभी बताई है उसी से। देखो, वेस्ट है, घर में वेस्ट का कलेक्ट हुआ, उस वेस्ट को कोई भी म्युनिसिपल पार्टी वाले लेके जाएंगे, कलेक्ट करके लेके जाएंगे। कलेक्ट करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा किधर? प्लांट में। प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने के बाद भैया पहले सेपरेट किया जाता है, और सेपरेट करने के बाद उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। ट्रीटमेंट में क्या क्या होगा भैया? उस चीज को पहले प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस का मतलब क्या है कि भी सेपरेट कर लीजिए प्लास्टिक की कौन सी है, लोहे की चीजें कौन सी, फिर उसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। और गर्म करके उन चीजों का अगर रिसाइकल इन नेचर है तो उन चीजों को भैया ऑब्वियस सी बात है कन्वर्ट भी किया जाएगा। कन्वर्ट करने के साथ साथ हमारे पास अब ऑप्शंस हैं किसके? एनर्जी के। अगर चीजें कन्वर्ट हो रही हैं तो ठीक है, नहीं तो हम उनसे एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं वेस्ट से, लाइक फ्यूल हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी किसके अंडर में आई? ह्यूमन वेस्ट मैनेजमेंट के अंडर में आई है। ठीक है, तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी चीज को कंटिन्यू करते हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, एंड चैप्टर नेम इज आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, सभी को पसंद आया होगा। इसी तरीके से हम फर्दर और क्लासेस को भी कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।